हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ जहां चीन खुद को दुनिया की महाशक्ति समझता है, वहीं जैसे ही वो भारतीय सरहद पर पहुंचता है, उसकी हेकड़ी पानी पानी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत था डोकलाम विवाद, जहां भारतीय जवानों ने विदेशी जमीन पर घुसकर चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यही वो पल था जब भारत ने साफ कर दिया, अब भूटान तिब्बत नहीं बनने देगा। जब भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की मदद देता है तो कुछ लोग सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भूटान अब भारत का सिर्फ पड़ोसी नहीं, रणनीतिक कवच बन चुका है। और अब ताजा मोर्चा खुला है। भारतीय सेना प्रमुख खुद भूटान पहुंच चुके हैं और जो कुछ वहां हो रहा है उसने बीजिंग को बेचैन कर दिया है। डोकलाम में 70 दिनों तक हिंदुस्तान डटा रहा, चीन की ईंट से ईंट बजा दी थी, और अब जो नई हलचल सामने आ रही है वो हर भारतीय को चौंका देगी। आइए सब कुछ समझते हैं बेहद विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2017 का डोकलाम विवाद केवल एक सैन्य गतिरोध नहीं था, ये उस भारत की कहानी थी जिसने पहली बार चीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलेंगी। चीन जो वर्षों से भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देशों की जमीन पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा था, डोकलाम में सड़क निर्माण के बहाने अपने रणनीतिक दायरे को भारत के दरवाजे तक ले आना चाहता था। लेकिन यह वही दौर था जब भारत ने केवल अपनी सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि तीसरे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए भी सैनिक उतार दिए। एक ऐसा कदम जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का यह साहसिक निर्णय रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि डोकलाम वही इलाका है जहां से चीन चिकन नेक यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली 20 से 25 किलोमीटर की संकरी पट्टी तक पहुंच सकता है। अगर चीन इस क्षेत्र में सड़क बना लेता तो वह भारतीय सेना की उत्तर पूर्वी लॉजिस्टिक लाइन को कभी भी काट सकता था। भारत ने इस पूरे प्लान को समय रहते पहचान लिया और बिना कोई शोर किए सेना तैनात कर दी। यह शांति से लड़ी गई एक कूटनीतिक जंग थी, जहां चीन की धमकियों का जवाब बयानबाजी से नहीं बल्कि मौके पर मौजूद बूट से दिया गया। चीन को जब भारत की चुप्पी में गर्जना सुनाई दी तो उसने मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हल्ला मचाना शुरू किया। हर दिन धमकी, हर चैनल पर युद्ध की बात। लेकिन भारत ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि डोकलाम में असली युद्ध था दिमाग का, साहस का और रणनीतिक इच्छा शक्ति का। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, तब भारत ने मैदान में डटे रहकर चीन को दिखा दिया कि यह नया भारत है जो सिर्फ सरहद की रक्षा नहीं करता बल्कि पड़ोसी मित्र देशों की गरिमा की भी गारंटी लेता है। करीब 70 दिनों तक चला यह गतिरोध अंततः चीन की हार में तब्दील हुआ। चीन को सड़क निर्माण रोकना पड़ा और अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक खोए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारतीय कूटनीति सिर्फ शांति की बात नहीं करती बल्कि जरूरत पड़ने पर मैदान में उतरकर शांति थोपना भी जानती है। यही था डोकलाम का संदेश और यही है उस भारत की पहचान जो अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि चाल को पकड़कर मोहरे उड़ा देता है। डोकलाम संकट सिर्फ एक सीमावर्ती तनातनी नहीं थी, यह भारत की भौगोलिक सुरक्षा की नस में उतरती एक ऐसी जंग थी जो अगर हार जाते तो उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा टूट सकती थी। चीन जिस चुंबी वैली से डोकलाम में घुसपैठ कर रहा था, उसका अंतिम निशाना था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। यह महज 20 से 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भारत के पूरे उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ती है, और यही वो कमजोर कड़ी थी जिसे चीन काटने की तैयारी में था। लेकिन भारत ने चाल पहचान ली। भूटान की संप्रभुता की आड़ में चीन की भूख को पढ़ लिया। भारतीय सेना ने मानसून की बाढ़, सर्दियों की बर्फ और बीजिंग की धमकियों के बावजूद अपने मोर्चे को न सिर्फ संभाला बल्कि मजबूत किया। रसद पहुंचाई गई, टेंट लगे, संचार व्यवस्था सुदृढ़ की गई और सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया, पीछे नहीं हटना। चीन को तब अंदाजा हुआ कि अब सामने वो भारत नहीं जो कागजों में बयान देता है, अब सामने वो भारत है जो मैदान में उतरकर इतिहास बदलता है। दिल्ली और बीजिंग के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी तेज हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव जयशंकर और चीन मामलों के विशेषज्ञ विजय गोखले, इन 3 रणनीतिक ब्रह्मास्त्रों ने डोकलाम संकट को संभाला। अस्ताना और हैम्बर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बैठकें हुईं, मुस्कुराहटें कैमरे में कैद हुईं, पर डोकलाम का गतिरोध वहीं का वहीं बना रहा, क्योंकि भारत साफ कर चुका था कि अब बात तभी आगे बढ़ेगी जब चीन पीछे हटेगा। यह सिर्फ एक संकट का टलना नहीं था, यह भविष्य के किसी भी चिकन नेक खतरे के लिए भारत की निर्णायक चेतावनी थी। हम तुम्हारे नक्शे नहीं पढ़ते, हम अपने भूगोल की सुरक्षा करते हैं।
और हर इंच पर खून की आखिरी बूंद तक लड़ सकते हैं। चीन को वही भाषा समझ आती है, ताकत की, रणनीति की और मनोबल की, और भारत ने डोकलाम में इन तीनों मोर्चों पर वो संदेश दे दिया जो दशकों तक गूंजता रहेगा। जब सारी सैन्य तैनाती और कूटनीतिक वार्ताएं चल रही थीं, तब एक निर्णायक आवाज संसद में गूंजी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ संकेत दिया कि भारत युद्ध नहीं, समाधान चाहता है, लेकिन किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि यदि चीन पीछे हटता है तो भारत भी एक साथ पीछे हटने को तैयार है। यह वो कूटनीतिक लकीर थी जो चीन के दिमाग में घर कर गई। जिस चीन ने अपनी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के दम पर फिलीपींस जैसे देशों को झुका दिया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया, वही चीन अब भारत की रणनीतिक चुप्पी के सामने पिघलने लगा। ये 3 वॉरफेयर यानी मीडिया, कानून और मानसिक दबाव की त्रिमूर्ति भारत के सामने धराशायी हो गई। आज हालात ये हैं कि वही फिलीपींस जिसे चीन ने झुकाया था, अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। तिब्बत पर कब्जा करने वाला चीन आज डोकलाम से वापस खिसकता है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि सीमा पर खड़े होकर कूटनीति भी की जा सकती है, और जीत भी। जो लोग इतिहास की गहराइयों को समझते हैं वो जानते हैं कि तिब्बत को चीन ने हथियाने में गोलियों से ज्यादा चालें चलाई थीं, और आज भारत इस इतिहास को दोहराने नहीं देगा। भूटान, जो भारत का नजदीकी सहयोगी है, उसके भीतर कोई ऐसा खेल न हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए भारत न केवल जमीन पर चौकस है, बल्कि बजट में भी इसका जवाब दे रहा है। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के लिए इस वर्ष 20,516 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो पिछले साल से 15% अधिक है। लेकिन असली कहानी इस पैसे के इस्तेमाल में छिपी है। 66% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए रखा गया है। इसमें सबसे ऊपर है भूटान, जिसे अकेले 2,150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही नहीं, यह राशि पिछले वर्ष से भी ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ दोस्ती नहीं, अब सुरक्षा भी इसमें जुड़ी है। यह पैसा हाइड्रो पावर, रोड और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिया जा रहा है। लेकिन भारत के जानकार रणनीतिकार जानते हैं कि जब चीन जैसे विस्तारवादी देश सीमा पर भैंस के वेश में आते हैं, तो जवाब सिर्फ फौज से नहीं, नीति से भी देना होता है, और यही भारत कर रहा है। भूटान के भीतर अपने रणनीतिक प्रभाव को बनाए रखकर, गुप्त सूत्रों की माने तो भूटान की वर्दी में तैनात भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर भले ही कोई आधिकारिक मुहर न हो, लेकिन यह बात पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर चीन डोकलाम को फिर से सक्रिय करता है या प्लान बी के तहत कोई नया तिब्बत बनाने की कोशिश करता है, तो भारत को वक्त नहीं, जवाब चाहिए होगा। और यही वजह है कि भारत आज भूटान को अकेला नहीं छोड़ रहा, न नीतिगत तौर पर न सैन्य समर्थन में। और अगर भूटान में भेस बदलकर भारतीय सैनिक तैनात हैं, तो उन्हें पूरी सुविधा दी जाए। इसलिए भारत भूटान को सबसे ज्यादा बजट देता है। अब देखिए, कल भूटान की राजधानी थिम्पू ने एक ऐतिहासिक दृश्य देखा। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शाही गार्ड ऑफ ऑनर खुद राजा और रानी की मौजूदगी में दिया गया। यह एक कूटनीतिक घोषणा थी कि भारत और भूटान आज रणनीतिक साझेदार नहीं, संप्रभु रक्षक और विश्वसनीय मित्र बन चुके हैं। जनरल द्विवेदी की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब चीन लगातार डोकलाम के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, भूटान के पश्चिमी हिस्से में आधारभूत ढांचे बना रहा है, और गुप्त समझौतों की बात भी सामने आ चुकी है। इस यात्रा में भूटान के साथ सैन्य सहयोग, खुफिया साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति पर गंभीर चर्चाएं हुई। संदेश साफ है, अब कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, न तिब्बत वाली न हांगकांग वाली। भूटान के पीछे भारत खड़ा है, और यह भारत वही है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी सरगनाओं को गुफाओं में भेज चुका है। डोकलाम में 72 दिनों तक चीन की ईंट से ईंट बजा चुका है। जब उन्होंने भूटान रॉयल आर्मी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बातु शेरिंग से गहन बैठक की, तो यह एक साझा प्लानिंग रूम था, जिसमें डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक की रणनीति तय हुई होगी। यही नहीं, जनरल द्विवेदी ने भूटान में वर्षों से तैनात भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल से भी बातचीत की। ये वो इकाई है जो भूटानी फौज को न केवल लड़ना सिखाती है, बल्कि रणनीति, कूटनीति और सैन्य शिष्टाचार का पाठ पढ़ाती है। ये रिश्ता केवल हथियारों का नहीं, संरक्षण और सम्मान का है। लेकिन भारत की मौजूदगी भूटान में केवल बूटों की आवाज तक सीमित नहीं, विकास की गूंज उससे कहीं ज्यादा दूर तक जाती है। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग शाखा द्वारा संचालित प्रोजेक्ट दन तक अब तक 1,650 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 5,000 मीटर से अधिक पुल बना चुका है। यह वही इलाका है जहां चीन छल से घुसपैठ की साजिश करता है, लेकिन भारत ने वहां सड़कों के जरिए
दोस्ती का भरोसा खड़ा किया है। यही फर्क है भारत और चीन की सोच में। एक हमला करता है, दूसरा भरोसा बांधता है। भारत की यह रणनीति नेबरहुड फर्स्ट नहीं, अब नेबरहुड सेफ्टी गारंटी बन चुकी है। इसी के साथ विकास के जरिए भारत ने कूटनीति का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिससे ड्रैगन की चालें फिर से नाकाम होती दिख रही हैं। दिल्ली से लेकर थिम्पू तक इस समय सिर्फ एक ही मंत्र गूंज रहा है, विकास, विश्वास और विवेक की साझेदारी। भारत और भूटान ने हाल ही में 1113 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 नई परियोजनाओं को हरी झंडी देकर यह साफ कर दिया है कि हिमालयी रिश्ते अब रणनीति बन चुके हैं। स्वास्थ्य से लेकर शहरी विकास और पशुपालन से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर सेक्टर में भारत अब भूटान के साथ मिलकर वह आधार तैयार कर रहा है जो क्षेत्रीय नेतृत्व को स्थायी बनाएगा। ये सब हुआ भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता के दौरान, जहां दोनों देशों ने 2024 से 2029 तक की 13वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की और भारत ने पहले ही 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा कर रखा है। ये वही पैकेज है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2024 में थिम्पू की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान की थी और तभी बीजिंग के गलियारों में बेचैनी दौड़ गई थी, क्योंकि ये रकम कोई साधारण सहायता नहीं थी। यह ड्रैगन की घुसपैठी रणनीति को रोकने के लिए हिमालय पर भारत की कूटनीतिक दीवार थी। उसी दौरे में 6 बड़े समझौते भी हुए थे। ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष विज्ञान, दवाएं, खेल और भारत भूटान रेलवे कॉरिडोर जैसे अहम क्षेत्रों में खासकर रेलवे कनेक्टिविटी चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत का उद्देश्य अब स्पष्ट है, भूटान को वैकल्पिक व्यापार और आवागमन मार्ग देकर बीजिंग की निर्भरता खत्म करना। यह पूरी रणनीति अब भारत के नेबरहुड फर्स्ट से आगे बढ़कर नेबरहुड स्मार्ट पावर मॉडल का हिस्सा बन चुकी है। भारत अब हिमालय में मोबाइल नेटवर्क, हाईवे और अस्पताल खड़े कर रहा है और यही वो नीति है जो डोकलाम, चिकन नेक और किंगडम ऑफ भूटान को चीन के चंगुल से मुक्त रखेगी। अब तक भारत 4,958 करोड़ रुपए की 61 प्रमुख परियोजनाएं भूटान में पूरी कर चुका है। इसके साथ ही 417 करोड़ रुपए की 283 सामुदायिक योजनाएं भी जमीन पर उतर चुकी हैं। और यही नहीं रुकता भारत का संकल्प। भूटान के आर्थिक पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए 750 करोड़ और सामान्य अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। भूटान ने हालिया बैठक में जो 10 नई परियोजनाएं रखी, भारत ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत हरी झंडी दे दी। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले वर्षों में भूटान की रीढ़ बनेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करना, स्मार्ट सिटीज के लिए शहरी योजनाएं, मजबूत सड़कें, हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क और ग्रामीण आजीविका के लिए पशुपालन का सशक्त तंत्र। यह वही रणनीति है जिसमें चीन मात खा रहा है। जहां ड्रैगन अपने पैसे से ऋणजाल फैलाता है, वहीं भारत अपने फंड से भविष्य गढ़ता है। जैसे जैसे जरूरतें और प्राथमिकताएं बदलेंगी, वैसे वैसे भारत बिना देरी के योजनाओं की राशि और दायरा बढ़ाएगा। इस बैठक में भारत की ओर से सचिव पश्चिम तन्मय लाल और भूटान की ओर से विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन मौजूद थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।